विदु। यस मनीषा। हाँ, मैं एक चीज पूछ रही थी कि जैसे डॉक्टर रेखा से पूछना हो, जैसे आप कह रहे थे ना हाफ एन आवर का सेशन है उसके बाद कोई और लेंगे, तो हाँ उनसे जी। क्वेरी फिर वो हाफ एन आवर के बाद होगी या वो ये सेशन कंप्लीशन के बाद होगी, जैसे कुछ पूछना हो तो? उनसे आप उनका जब जैसे ही सेशन खत्म होगा आप उनसे क्वेरीज कर सकते हैं। जैसे ही आपका Q&A फिनिश होगा डॉक्टर रेखा जी के साथ में, देन वी विल स्टार्ट विद खुशबू। अच्छा, ठीक ठीक है। है। ओके। वर्षा, आप हैं ऑनलाइन? हाँ विदु। हाँ वर्षा, एक काम करना, आई थिंक रेखा जी को शायद कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है, क्योंकि वो ज्वाइन तो कर लिया था, एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार कॉल करके उनसे पूछना कि क्या दिक्कत आ रही है। ओके विदु। हम्म। हेलो। वर्षा वर्षा आ गई है डॉक्टर रेखा। जी जी मैम, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए अभी फिर से शुरू करते हैं इसको एक बार हम लोग। हाँ जी। ठीक है जी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सेकेंड, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। कोई नहीं कोई नहीं। पर ऑप्शन आ रहा है। अभी आप लोग देख पा रहे हैं? ग्रे स्क्रीन है अभी तो, बिल्कुल ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। अभी दिख रहा है मैम? हाँ जी, अब दिखाई दे रहा है। ठीक है। बेटा ये ब्लॉग हटाने पड़ेंगे एक बार ये सामने से। ओके। मैम स्क्रीन अब साफ दिखाई दे रही है? यस। ठीक है। चलिए एक बार सबके साथ सद्बुद्धि की प्रार्थना गायत्री मंत्र बोलते हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी गुरुदेव के मार्गदर्शन के दृष्टि में डॉक्टर प्रणव पांड्या जी आदरणीय शैल बालाजी जी के मार्गदर्शन में और श्री गायत्री शर्मा जी के प्रस्तुति है ये शांति कुंज हरिद्वार से। आदरणीय गायत्री दीदी जो है हमारे अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी प्रकोष्ठ की प्रभारी हैं और उन्हीं के ही हम लोग मार्गदर्शन में इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। देश विदेश में काफी फैल रहा है, तो हम सब ने सद्बुद्धि की प्रार्थना की गायत्री मंत्र। अब हम देखेंगे गर्भावस्था में आहार का महत्व क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आहार है वो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। संतुलित आहार विहार आचार एवं विचार स्वस्थ जीवन के आधार स्तंभ है। मतलब हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत दिखने में सुंदर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मन से संतुलित होना चाहिए, अच्छे विचार और भावनाओं वाला होना चाहिए। ये सभी हर माँ का ये स्वप्न होता है। लेकिन ये स्वप्न साकार कैसे होगा, इस स्वप्न को साकार करने के लिए आज हम सबसे पहले अपने आहार पे ध्यान देंगे। आहार और आयुर्वेद का क्या योगदान है इसमें देखेंगे। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही औषधि है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि
आहार को यदि औषधि समझकर ग्रहण करेंगे तो वो स्वास्थ्य लाभ देगा, और अगर उसको स्वाद की चीज समझेंगे उसको, तो फिर उससे हमारा नुकसान भी होगा। कहते हैं ना कि जीभ से ही हम अपनी कब्र खोदते हैं। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि कितने ज्यादा मात्रा में हमको आहार लेना चाहिए, वो ज्यादा हमारे लिए पौष्टिक होगा। तो आहार की मात्रा बहुत मायने नहीं रखती, मात्रा नहीं, उसकी कितनी भी क्वांटिटी मायने नहीं रखती, उसकी क्वालिटी मायने रखती है। जो खाना खाएं हम, वो उच्च गुणवत्ता वाला हो, संतुलित हो। इसलिए आहार ही औषधि है, क्योंकि जो आहार हम लेंगे वो अगर हमने सीमित लिया, मात्रावत आहार लिया, सही मात्रा में आहार लिया, तो वो हमको ट्रीटमेंट का कार्य करेगा, हमारे लिए औषधि का कार्य करेगा। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आयुर्वेद का सूत्र है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति। मतलब यदि हमारा आहार शुद्ध है, सत्य शुद्धि मतलब अंतःकरण शुद्ध, आहार से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण के शुद्ध होने से हमारी बुद्धि जो है वो स्थिर होती है और तेजस्वी बनती है। इसलिए आहार का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है। आहार मतलब एक स्वाद की चीज नहीं है, वो कोई पेट भरने की चीज नहीं है, या बार बार उसको खाते रहे, जो चीजें लगती रही थोड़ी देर की जीवा के टेस्ट के लिए हमने कुछ ज्यादा खा लिया और फिर उसके लिए हमारे लिए परेशानी का सबब बन गया, तो वो चीजें नहीं। गर्भकाल के दौरान तो खासकर हमको इन विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अन्न से ही प्राण बनता है। इसलिए सही कहा है आयुर्वेद में कि अन्न ही प्राण है। अब देखिए, जो हम आहार ग्रहण करते हैं, हमने आहार खाया, उस आहार को खाने से हमारा रक्त रस मांस स्थिमेज मज्जा बना, और उसी से हमारे जो रस धातु जो हमारे शरीर का पोषण देती है वो चीज मिली। तो जीवित रहने के लिए हमें जिस प्राण की आवश्यकता है वो अन्न के माध्यम से ही मिलती है। तो आहार कैसे कैसे काम आता है हमारे गर्भवती माता के पोषण के लिए, गर्भ की वृद्धि एवं गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए, और स्तन्य उत्पत्ति के लिए। ये आहार का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आहार में अब हम देखेंगे गर्भ धारणा के पूर्व ही स्वस्थ आहार लिया जाए। जैसे हमारे पास कल भी थे प्री प्लानिंग की, कुछ बहनों ने बात करी थी, और हम इसके माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि जो भी माताएं बहनें गर्भ धारणा की तैयारियां कर रही हैं, तो उनको कम से कम 3 महीने पहले, वैसे तो हम बचपन से ही कहा जाता है कि हमारी बेटियों को स्वस्थ आहार देना चाहिए शुरू से ही, लेकिन अगर किसी तरह से हम नहीं दे पाए उनको, तो कम से कम गर्भ धारणा से 3 माह पूर्व तो हमको अपने आहार की योजना सही तरह से बना लेनी चाहिए। स्वस्थ आहार लेने की योजना गर्भ धारणा के पूर्व करनी चाहिए। आहार मात्रा एवं गुणवत्ता, जैसे हमने पहले चर्चा करी थी कि आहार की मात्रा मायने नहीं रखती, कि हमने थाली भर ली, बहुत सारी चावल उसमें रख ली, दाल ये वो, और बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि इसमें अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है गर्भकाल के दौरान, तो वो ज्यादा खाने से पूरी नहीं होती है। वो सही मायने में संतुलित आहार लेने से वो उसकी पूर्ण होती है। मतलब उसकी गुणवत्ता, संख्या ज्यादा नहीं हो, खाने की मात्रा ज्यादा नहीं हो, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। मूलभूत और अतिरिक्त पोषण तत्व गर्भवती माता को चाहिए होता है, क्योंकि गर्भकाल के दौरान तो गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए उसको चाहिए ही होता है, और प्रसव के समय जब वो डिलीवरी होती है गर्भवती माता की, उस समय प्रसव के दौरान भी प्राण शक्ति और उत्साह के लिए भी आहार की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भकाल से, गर्भ धारणा से पूर्व ही गर्भवती माँ को स्वस्थ आहार लेने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे कल ही एक जीजी ने पूछा था कि वो चाय पीती हैं, तो उनको वो धीरे धीरे उसको कोई विकल्प मिल जाए तो उनको वो बंद कर देंगी। बहुत अच्छा उनका सुझाव था, और गर्भ धारणा के पूर्व इसलिए हम लोग स्वस्थ आहार की योजना भी बताते हैं। अब हम इसमें पूरी चर्चा करेंगे आगे स्वस्थ आहार के लिए। गर्भवती माँ का भोजन कैसा हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप इसको देखना। गर्भवती माता का भोजन होना चाहिए संतुलित, सात्विक और संस्कारित। कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और संस्कारित होना चाहिए। संतुलित आहार में क्या होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन। कितनी कितनी मात्रा में लेने हैं ये? प्रोटीन जो है वो 4 भाग, और कार्बोहाइड्रेट 4 भाग, फैट्स जो है वो 1 भाग, और विटामिन्स थोड़ी सी मात्रा में। ये हमारे संतुलित आहार की एक वो है, रेशो है, संतुलित आहार का अनुपात है। अगर इस तरह से संतुलित आहार गर्भवती माता लेती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इतनी मात्रा में फैट और इतनी मात्रा में विटामिन, तो वो
गर्भवती माँ और गर्भस्थ शिशु के पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहला तो हमने देखा कि संतुलित, अब दूसरा देखेंगे सात्विक। गर्भवती माँ का आहार जो है वो सात्विक भी होना चाहिए। सात्विक कैसे कैसे होना चाहिए? सात्विक के भी 3 भाग है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब सात्विक आहार में भी जैसे कि सतोगुणी आहार क्या होगा? जो बिल्कुल जिसमें मिर्च मसाले नहीं होंगे, बहुत सादा भोजन होगा, बड़ी सादगी से और अच्छी भावनाओं से बनाया हुआ होगा, वो सतोगुणी भोजन होगा। और रजोगुणी में थोड़े मिर्च मसालेदार चीजें आ जाती हैं। तमोगुणी में जैसे खट्टे पदार्थ, तले हुए पदार्थ, ये आ जाते हैं। तो गर्भवती माँ के लिए सबसे उत्तम जो आहार है वो सतोगुणी आहार है, क्योंकि उसका पाचन बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए, खाने में हम खा तो कुछ भी लेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पचाने की क्षमता कितनी है हमारे शरीर की, वो बहुत ज्यादा रोल रखती है। अगर हम खा खूब लें और पचा ही नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई भी उपयोग या किसी तरह का भी पोषण हमारे शरीर को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसलिए सात्विक आहार जब लें तो हम ये, उसमें भी 3 प्रकार के हैं। सात्विक का मतलब यहाँ पे हम उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हैं, मांसाहार वगैरह की। तो सात्विक के ही ये 3 प्रकार हमने देखे हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो बहुत गर्भवती माताएं कई बहुत खट्टी चीजें जैसे इमली या कुछ भी, मतलब ऐसी बहुत खट्टी चीजें ले लेती हैं खाने में, जो कि अकेले उन चीजों से भी पोषण नहीं मिलता है। तली हुई और मतलब बहुत ज्यादा जिसमें मिर्च मसाले हों, इस प्रकार की चीजें, बासी भोजन भी तमोगुणी में ही आता है। कई बार उनको भी आदत ये होती है कि रात का खाना बच गया है तो वो गर्भवती माँ क्या करेंगी, वो गर्म करके सबसे पहले उसको अपने लिए खाएंगी, बाकी सबको वो ताजा भोजन देंगी। लेकिन ये तमोगुणी आहार में आता है, इससे गर्भ शिशु का, गर्भवती माता का बिल्कुल पोषण नहीं होता है। संस्कारित, तो गर्भवती माँ का भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित, सात्विक और संस्कारित। संस्कारित कैसे होगा भोजन? संस्कारित में ऐसा होता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। संस्कारित कैसे होगा? अब संस्कारित की परिभाषा देखेंगे। मनुष्य के शरीर के समान ही भोजन के भी 3 शरीर होते हैं। जैसे कल हमने साइंस की क्लास में बात करी थी, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होते हैं हमारे। और उसी तरह मनुष्य के शरीर के समान ही भोजन के भी 3 शरीर होते हैं। कैसे? स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये भोजन के 3 शरीर हो गए। स्थूल क्या होता है? स्थूल जो हमारी थाली में सजा होता है, दाल चावल सब्जी रोटी दलिया जो भी होता है, स्थूल भाग जो है वो मल के रूप में शरीर से निष्कासित हो जाता है, जो अन्न भोजन का। और सूक्ष्म भाग से सभी धातुएं हमारी बनती है, जैसे रस धातु, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का पोषण होता है सूक्ष्म भाग से। और कारण भाग से हमारा मन बनता है। गीता के 17वें अध्याय में कहा गया है कि अन्न जो है वो अधर्म की कमाई का ना हो, श्रम और ईमानदारी से कमाया हुआ हो। इसलिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो संस्कारित भोजन बहुत जरूरी है होना। अब कैसे संस्कारित करेंगे इसको? जैसे हम लोग सब्जियां ही खरीदते हैं सब्जी वाले से, तो जब एक माँ सब्जी खरीदती है, हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सब्जी खरीदते हैं, बड़ी छांट के, बड़ी देख के, उसको भावनाओं से, और फिर उसको धो के साफ करके बहुत व्यवस्थित तरीके से अपनी पूरी भावनाएं उसके साथ जोड़ देते हैं, तो वो उससे उसका मन बनता है। जब वो भोजन पकता है उस भावना से, तो उससे हमारा मन बनता है कि किस भाव से आपने बनाया और फिर परोसा गया। परोसने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अब हम जब किसी को खाना परसते तो हमारा मन इतना खुश होता है अंदर से। एक माँ की भावनाएं ये होती है कि हमारा बच्चा ज्यादा खाए, हमारे पति अच्छे से खाएं, पेट भर खाएं, बहुत अच्छे से उनको खिलाएं, गरम खिलाएं। हमारी बहुत सारी भावना उसके साथ जुड़ी। वही भोजन हम रेस्टोरेंट में करने जाएंगे तो एक थाली इतनी महंगी भी मिलेगी और उसके साथ उनके कोई भाव नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि उनको पैसा ज्यादा दिया जाए और बंदा खाना कम खाए, और वो ना उसके अंदर वो भाव होता है, ना उस भावना से उसको बनाया गया होता है। कहीं पे कोई बीड़ी पी के बना रहा होता है, कहीं पे कोई गंदे हाथों से या कुछ भी है, हम नहीं जानते कि इसको कितनी सफाई और शुद्धता से बनाया गया है। इसलिए अन्न जो है वो संस्कारित होना चाहिए। तभी कहा है कि गर्भवती माताओं को तो बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का सूक्ष्म और कारण भाग भी बन रहा है। सूक्ष्म कारण जैसे खून भी उसी अन्न से बनता है। इसलिए हमारे खाद्य पदार्थों में सभी पौष्टिक पदार्थों का होना बहुत जरूरी होता है। माँ का संतुलित आहार शिशु के सप्त धातु तैयार करता है। जैसे हमने अभी देखा, रस धातु, रक्त धातु, मांस में अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सब आपने साइकिल देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब धातुएं जो है ये आहार से बन रही है शिशु की। और ये है, अभी हम तो बहुत
थोड़े रूप में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आधे घंटे का ही समय है, उसमें से भी हमारा कुछ समय निकल गया है। तो गट ब्रेन कनेक्शन को भी हम किसी समय फिर देखेंगे कि हमारे मस्तिष्क का हमारे पेट से बहुत बड़ा संबंध होता है। बस हम आपको इसमें छोटा सा ही बताएंगे। ये जो रिसर्च है, जो स्टडीज है, वो बताती हैं कि हमारे मस्तिष्क का हमारे पेट से बहुत गहरा संबंध है। और जब हमारा पेट ठीक रहता है तो हमारा दिमाग ठीक रहता है, और पेट खराब होता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। आप ये देखना, किसी किसी को जिनका पेट ठीक नहीं रहता या जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, वो अक्सर चिड़चिड़े और क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी को गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। इसको फिर विस्तार से इस स्लाइड को कभी हम बताएंगे आपको। तो अभी हम देखेंगे खाद्य पदार्थों का समूह, कि गर्भवती माता के लिए खाद्य पदार्थों के समूह में क्या क्या होना चाहिए। तो हमने पीछे भी इसके बारे में चर्चा की थी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, खनिज, सूक्ष्म पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारा जल है। गर्भवती माँ इस पे ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि गर्भवती माँ ही क्या, हम लोग सभी, जल अपने आप में एक चिकित्सा है, हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। पूरे दिन हमको सर्दियों में कितना पानी पीना चाहिए, गर्मियों में किस तरह से, वो सब अगर प्रॉपर जल का सेवन किया जाए तो किसी प्रकार की भी गर्भस्थ शिशु को और माँ को तकलीफ नहीं होती है। अब प्रोटीन में क्या क्या है, प्रोटीन किस किस से हमको मिलता है, जैसे दूध, दही, दाल, मिक्स आटे, ये सब प्रोटीन के सोर्सेस हैं जो यहाँ पे चित्र में दिखाए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमको बिना पॉलिश का चावल, आलू आदि में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छी मात्रा में। फैट्स जो है हमको दिन में लगभग 5 टेबल स्पून फैट्स लेना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जमने वाले फैट, जैसे स्वास्थ्य के लिए हमारे वो सेचुरेटेड फैट जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और न जमने वाले अनसेचुरेटेड फैट, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक होते हैं। अब ट्रांस फैटी एसिड सबसे ज्यादा नुकसानदायी होता है। जैसे मार्केट में आप कभी जाते हो, पकोड़े खाने का मन करता है, या कोई तली हुई चीज, समोसे या कचौरी, तो आप देखेंगे कि वो उबला हुआ तेल होता है, और बार बार उसको उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, सबको गर्म कर करके देते हैं। वो बहुत अधिक हानिकारक वो तेल हमारे लिए होता है। अगर सबसे अच्छा हमारे लिए है वो सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, कनोला का तेल है, और देसी गाय का घी तो सर्वोत्तम है, अगर हमको ये सही शुद्ध मिल जाता है तो ये गर्भवती माता के लिए आहार बहुत जरूरी है। अब जल की हम बात कर रहे थे, तो इसलिए हमने जल की एक पूरी अलग ही स्लाइड बनाई है। पानीयम प्राणिनाम प्राणाः, मतलब जल जो है वो जीव सृष्टि का प्राण है। जल के बिना हमारा जीवन नहीं है, जल के बिना पेड़ पौधे नहीं है, जल के बिना कुछ भी नहीं है। तो ताजा शुद्ध स्वच्छ जल प्रातः काल 3 गिलास पानी धीरे धीरे घूट घूट कर पिए, ताकि उसमें लार अच्छे से मिल जाए, और दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिए। अब इस मौसम में तो हमको गर्म पानी पीना चाहिए या गुनगुनाई पानी पीना चाहिए, इससे हमारा हाजमा भी अच्छा हो जाता है। और विटामिन की बात हमने करी थी, तो विटामिन जो है वो अंकुरित अनाज, मूंगफली, चना, मूंग में सबसे ज्यादा मिलता है। तो पानी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं पूरे दिन में, तो वो जल ही उसको पचाने में सहायक होता है। मान लीजिए किसी घर में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, और हमने उसमें पानी का पाइप लगा के उसको झाड़ू पकड़ के अच्छे से उसको धो के साफ कमरा कर दिया, वाइपर से सुखा दिया, तो क्लीन हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पेट में भी वो जो हमने स्थूल भाग हमारे अन्न का पड़ा हुआ होता है, अगर हम ठीक से पानी पीते हैं तो वो पानी जो है हमारी किडनी की भी सफाई करता है, हमारे पेट में पड़े हुए मल को भी पचाता है, और ठीक से हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस चलते हैं। इसलिए पानी का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ जो है योजना में शामिल किए जाएं। गर्भवती माता के भोजन में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ हों, जैसे कि अनाज हैं, दालें हैं, सभी प्रकार की दालें, क्योंकि हर एक अलग अलग दालों में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इसलिए वो सभी प्रकार के प्रोटीन गर्भवती माँ को मिलना अनिवार्य है। बीन्स हैं, अंकुरित, रोस्टेड, सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां, कंद मूल वाली सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे मेथी है, पालक है, बथुआ है, और मेथी, पालक, बथुआ है। अन्य में जैसे हमने घिया, तोरी, टिंडा ये ले लिया। कंद मूल की सब्जियां भी हमको पता है, मूली, गाजर, शलगम, और ये इस तरह की ये सारी सब्जियां हमको लेनी चाहिए। दूध से बने पदार्थ होने चाहिए। टोफो मतलब ये जो है ये सोयाबीन के दूध से बनता है। सोयाबीन का दूध भी बनाने का तरीका, जैसे सोयाबीन का आटा ले लिया जाए, और उसको 6 से 8 लीटर पानी में उस आटे को घोल लिया जाए, फिर उसको
उसका दूध बन जाता है, उसको छान के उसको उबाल के फिर उसका वो दूध बन जाता है, फिर उसी को फाड़ के उसका पनीर बनाया जाता है। तो वो काफी सस्ता भी होता है और लाभदायी भी होता है। या तो पनीर ले ले, वो संभव नहीं है किसी के लिए तो वो टोफू भी ले सकते हैं। हर्ब्स, हर्ब्स हमारे किचन में बहुत सारी होती हैं। हल्दी है, हल्दी का दूध पीना चाहिए। हल्दी तो अपने आप में एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इंफ्लामेटरी भी है, और ब्लड प्यूरिफायर भी है। बहुत सारे हल्दी के गुण हैं। और जैसे पुदीना है, पुदीना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करती है। हम लोग पुदीना हरा की गोली सुनी है ना आप लोगों ने, कि जब भी इंडाइजेशन होता है तो पुदीना हरा ले लेते हैं। पुदीना है, ये धनिया है, धनिया थायराइड जैसी बीमारी में धनिया बहुत फायदेमंद है। किसी को थायराइड भी है मान लो, तो वो 2 चम्मच धनिया रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, और उस पानी को सुबह गर्म करके और सुबह खाली पेट उसको छान के पिए। वो जो उसका स्थूल पार्ट है उसको फेंक दें और पानी को पी लें, तो इससे कुछ ही दिनों में वेट भी और थायराइड भी बैलेंस हो जाता है दोनों में। तो ये हर्ब्स हैं, हमारे घर में ही होती है। इनका भी हम चटनी के माध्यम से या इसके पेय पदार्थ बना करके जिसे उपयोग कर सकते हैं। कड़ी पत्ता है, ये बहुत ही गुणवान चीजें हैं ये सारी की सारी। मसाले हैं, मसालों का उपयोग मतलब जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसमें मसाले बना के हम उसको डाल के बहुत सारा उसको गरिष्ठ बना देते हैं उसको, मतलब स्वाद के चक्कर में। लेकिन ये मसाले जो है वो उसका उनका प्रयोग इस तरह से करें जैसे हमने बताया तो ज्यादा अच्छा है। ऑयल, सीड्स, सूखा मेवा, नट्स, घी, तेल, मक्खन और पानी, ये इतने सारी चीजें गर्भवती माता के खाद्य पदार्थ के समूह में होनी चाहिए। ऑयल भी बदल बदल के लेना चाहिए। सीड्स में जैसे सूरजमुखी के बीज हो गए। सूरजमुखी के बीज में सबसे ज्यादा जो है वो विटामिन डी होता है और कैल्शियम होता है। और जैसे यहाँ हम लोग मूंगफली खाते हैं उस तरह लोग इनको खाते हैं, थोड़ा सा सेक के और उसको रख लेते हैं जेब में, तो मूंगफली की तरह इनको खा लेते हैं लोग। सूखे मेवे हैं, नट्स हैं, नट्स में कोकोनट भी आता है। ये सब गर्भवती माताओं के आहार की लिस्ट है। और गर्भवती माता को हमेशा रेनबो डाइट लेना चाहिए। सभी प्रकार के रंगों के फल और सब्जियों का समावेश उनकी डाइट में होना चाहिए। इसी से उनको कंप्लीट पोषण मिलेगा रेनबो डाइट से। ये देखिए खाद्य पिरामिड, ये गर्भवती माता का खाद्य पिरामिड है। इससे उनको पूरा पोषण गर्भवत शिशु को और उनको मिलेगा। अभी देखिए कम से कम 6 से 11 भाग साबुत अनाज और स्टार्च युक्त सभी 300 से 400 ग्राम अनाज गर्भवती माँ को चाहिए होता है। और 3.5 कटोरी दिन भर में उनको सब्जी की चाहिए होती है। 2 कटोरी कम से कम फल चाहिए होते हैं। प्रोटीन 1 कटोरी जो मटर, मेवा, बीज, दालें, राजमा, बीन्स में मिलता है। दूध से बने पदार्थ। चीनी, और चीनी की जगह देसी खांड का प्रयोग किया जा सकता है। चीनी को वर्जित किया गया है। यहाँ पे गुड़ भी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, पानी अधिक पिए। और घी और तेल 10 से 15 ग्राम, लगभग 5 टेबल स्पून, बहुत कम मात्रा में इसको लेना है गर्भवती माता को। तो जो पोषण की चीजें हैं गर्भस्थ शिशु की, जिसको हम समग्र पोषण कहेंगे, जिसने हमने शुरू में ही कल्पना की थी जिस बच्चे की, कि शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित, सुंदर बच्चा चाहिए, तो इतनी चीजें तो गर्भवती माता को अपने आहार में इस तरह की लेनी पड़ेगी। इससे उसमें सभी प्रकार की चीजों का पोषण बच्चे को पूरा पूरा मिलेगा। ये गर्भकाल के 4 स्तंभ हमने कल बताए थे कि जो हमारा पहला ट्राइमेस्टर, उसमें ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, फिर ग्रोथ होती है, इम्यून सिस्टम और हेल्दी डाइजेशन के लिए। ये डीएचए, कोलिन, आयोडीन, फोलिक एसिड, इनको हम अगर हम लोग सेपरेट डाइट की क्लास रखते तो हम इनको पूरा आपको अलग अलग बताते चीजें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगी। डीएचए फिर भी हम बता देते संतरा और दूध आदि में मिलेगा। गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ मस्तिष्क और आंखों के लिए बहुत आवश्यक है। अखरोट में भी ये पाया जाता है। आयोडीन का तो आपको पता ही है, आयोडीन युक्त नमक, दूध, दही, अनाज में ये मिलता है। 220 ग्राम प्रतिदिन गर्भवती माता को इसकी आवश्यकता होती है। गर्भस्थ शिशु के शरीर में थायराइड हार्मोन बनाने में भी बहुत सहायक होती है, शरीर को एनर्जी देता है और शिशु के तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है, नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। आयरन जो है वो बहुत जरूरी है। आधे से ज्यादा हमारी गर्भवती माताओं को आयरन डिफिशियंसी होती है और ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत देश की है। शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है तो बच्चे के अंदर भी कम हो जाता है। जन्म लेते के साथ ही उसको जॉइंडिस या तरह तरह की बीमारियां पकड़ लेती हैं। इसलिए आयरन ठीक से बना रहे उसके लिए आहार जो हमने बताया है, सभी प्रकार की सब्जियां, फल उसमें हो तो उससे प्रॉपर उससे पोषण मिलता रहेगा। और भ्रूण और माँ के लिए प्रसव के दौरान खून की कमी नहीं आनी चाहिए। डिलीवरी के टाइम भी बहुत जरूरी है।
और आयरन के अच्छे स्रोत जो है गुड़, बाजरा, रागी, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलते हैं। और सबसे ज्यादा चुकंदर में, जो लाल वाला चुकंदर होता है, अगर बहुत आयरन डेफिशिएंसी है तो वो चुकंदर एक गर्भवती माता अगर रोज खा ले तो कुछ ही दिनों में, मतलब हफ्ते 10 दिन में ही बहुत जल्दी आयरन का जो बैलेंस है वो बन जाता है। फॉलिक एसिड, न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स को रोकने के लिए फॉलिक एसिड की बहुत जरूरत है। और जो लोग प्री प्लानिंग के फेज में हैं उनको 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। गर्भवती माताओं को जो प्लानिंग कर रही है उनको। कैल्शियम, आप सब जानते हो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे गर्भ शिशु की हड्डियां के कैल्सिफिकेशन और दांत स्तनपान के दौरान उसकी जो हाई डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए, कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ये बहुत आवश्यक है। तो इतनी सारी चीजों के लिए, और ये कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, इनके सोर्सेस क्या है। कैल्शियम रिच फूड्स हम देखेंगे, दूध, दूध से बने पदार्थ। दूध जो है कम से कम 750 ml प्रतिदिन लेना चाहिए। छाछ, दही, पनीर, हरी पत्ते वाली सब्जियां। अब ये देखिए कि पूरा हमारा डाइट है। विटामिन डी, विटामिन डी धूप के संपर्क में 15 से 20 मिनट, ये कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत आवश्यक है। और विटामिन डी सबसे ज्यादा धूप में मिलता है। सुबह सुबह की प्रातःकाल की धूप में 15 से 20 मिनट बैठकर और विटामिन डी ले सकते हैं हम लोग। गर्भकाल में क्या न खाएं। गर्भकाल में फ्रिज में रखे पदार्थों से दूर रहें और बासी खाना कभी न खाएं। फ्रिज में रखे पदार्थ मतलब फ्रिज में हम उसको रखते हैं तो उसकी जो फ्रेशनेस है, मतलब जो उसकी ताजगी है या उसके जो पोषक तत्व हैं वो पूरी मात्रा में हमें नहीं मिल पाते हैं। फ्रिज में रखने से वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक है, चिकन, मटन, सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, पान मसाला आदि का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। चाय और कॉफी, वैसे इसमें लिखा है सीमित मात्रा में ले, लेकिन लेना ही नहीं चाहिए। कोई भी खाद्य पदार्थ न खाएं जिससे एलर्जी होने की संभावना हो या जो पचने में भारी हो या देर से पचता हो। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, आजकल सब लोग ना बहुत इजी लाइफ जीना पसंद करते हैं। जितने भी हम लोग मॉल में जाएंगे, जितने डिब्बा बंद पदार्थ हम लोग उसको जल्दी ले लेंगे, अरे बहुत जल्दी बन जाता है, ये बहुत जल्दी ये चीजें हो जाती है उसका, लेकिन उसका कुछ भी पोषण न गर्भवती माँ को न गर्भस्थ शिशु को मिलता है। तो मैदा से बने खाद्य पदार्थों का, तेज मसाले और तैलीय भोजन को भी अवॉइड करें। मैदा से बने खाद्य पदार्थ शरीर में पानी कम करते हैं, गैस को बढ़ाते हैं। ऐसे में जैसे ब्रेड है, पिज्जा है, बन है आदि खाने से गर्भवती माता बचे। एक तो इनको खाने से कॉन्स्टिपेशन होगा और गैस बनेगी पूरे शरीर में, वो बच्चा भी परेशान होगा, माँ भी परेशान होगी। बैंगन है, पपीता, सरसों, बाजरा, गुड़ आदि शरीर में ताप पैदा करते हैं, मतलब इनकी तासीर गर्म होती है। ऐसे में इन भोज्य पदार्थों को लेने से पहले अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श लें, क्योंकि ये गर्म चीजें, कई लोग कहते हैं ना कि भाई पपीता नहीं खाना चाहिए, इससे अबॉर्शन हो जाता है, ये है वो है, गर्म चीजें हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है, हम लोग मानते हैं इन चीजों को, ये तासीर में गर्म है, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट उनकी तासीर कैसी है और क्या कुछ है, कौन सा मंथ है चल रहा है, उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसलिए चिकित्सक की सलाह जो है इसमें लेना बहुत जरूरी है। अब गर्भवती माताओं को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझ के खाएं। सबसे पहले तो वो भोजन को धीरे धीरे खूब चबा के खाएं। एक हम लोगों को भोजन करने की आदत में या तो हम लोग टीवी देख के खाना खाएंगे या हम लोग फोन चलाएंगे या कुछ करेंगे, तब हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोग भोजन के प्रति हम लोग ना अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं, उसको हम लोग सजग नहीं हो पाते हैं कि हम लोग खा रहे हैं तो उसको भावना से करें भोजन को। जैसे हमने आहार को कहा था कि ये औषधि का काम करती है, लेकिन हमारा मन कहीं और रहेगा, हार्मोन्स कहाँ से बनेंगे, पाचक रसों का निर्माण नहीं होगा अगर हमारा ध्यान भोजन पे नहीं होगा तो। और खाने को पिए, पानी को खाएं। विदु जी लेट तो नहीं हो रहा है, मुझे बंद करना है कितनी देर में? आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आपका जी। आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं कह रही थी कि हमारे साथ खुशबू जी जुड़ चुकी है। हाँ हाँ और हाँ, आपकी कितनी स्लाइड्स हैं अभी? बस थोड़ी रह रही, 2-3। 2-3 रह रही है। ठीक है, आप उन्हें हाँ कंप्लीट कर लीजिए, उसके बस बाद बस, खुशबू जी ठीक कर है। देंगे।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भोजन करते समय आवश्यक हो तो पानी पिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं पिए। सबसे बड़ी बात जो है, सूरज डूबने से पहले और रात्रि में सोने के 3 घंटे पहले भोजन जरूर कर लें। सूरज डूबने, क्योंकि इसका कारण क्या है कि भगवान सूर्य की उपस्थिति में हमारी जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है। और जैसे हवन चालू करते हैं अपन, हवन जलते हुए हवन में आहुतियां देंगे तो तुरंत भस्म हो जाती है। इसी प्रकार भगवान सूर्य की उपस्थिति में भोजन तुरंत पच जाता है। इसलिए भोजन रात्रि में कुछ भी वो नहीं लें, लिक्विड ले लें। 6 बजे के बाद जब भी सूर्यास्त हो जाता है उस समय लिक्विड लें। उसके बाद में, उससे पहले आप सूर्य देवता की उपस्थिति में भोजन करें। प्रसन्न भाव से भोजन करें। मधुर संगीत बजाते हुए भोजन आप कर सकती हैं। और जैसे हमने बताया, खाने के लिए स्वस्थ आहार में गाजर, तिल, ओटमील, मेवा, ग्रीन टी, दालें, मौसमी फल, सीजनल फल, जहाँ रहता है, जो जिसके देश प्रदेश का जैसे सीजन का फल है वो उसको जरूर खाएं। और मतलब हर फल हर जगह नहीं मिलता है। ये यज्ञ का कल हमने बताया था, ये वाला तांबे का पात्र है। इसको संस्कारित, इसको गैस पे जैसे इसमें दिखाया इस प्रकार से रख के भोजन को संस्कारित करके खाएंगे तो अन्न जो है वो संस्कारित होगा। इससे परिवार में सुसंस्कार की भावना होगी। कल हमने चर्चा करी थी कि जो गर्भस्थ शिशु का विकास है वो रुक जाता है, क्योंकि अगर गर्भवती माँ या उनके पास में उनके पति कोई धूम्रपान करते हैं तो उनकी गर्भवती माता भी पैसिव स्मोकर हो जाती है उनकी वजह से, और वो गर्भस्थ शिशु उनके लिए भी हानिकारक होता है। अल्कोहल पे भी कल हमने जिक्र किया था। और गर्भ पुष्टि हवन सामग्री भी हमने कल देखी थी। मांसाहार पे भी हमने कल जिक्र किया था कि मांसाहार नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और लास्ट स्लाइड हमारी ये है, थॉमस एडिसन जी, इन्होंने एक रिसर्च करी है। उन्होंने ये बोला अपनी कोटेशन में कि आने वाले समय में डॉक्टर अधिक दवा नहीं बल्कि मरीज को सही आहार और विहार देकर के बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करके रोगों का निवारण करेंगे। और आज हम यही कर रहे हैं कि आपको पूरा ट्रीटमेंट हमने आहार के माध्यम से ही बताया। तो ये हमने बहुत कम शब्दों में अपनी प्रेजेंटेशन को बताया। इसका बड़ा विस्तार है, पूरा विज्ञान है। और समय की सीमा को देखते हुए हम आप सबसे बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। विधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुअवसर दिया हम सबको और एक दूसरे के साथ मिलाया। और अब आगे की प्रक्रिया आप संभालिएगा जैसे भी है। हाँ जी रेखा जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग, फॉर एनलाइटिंग अस। हमें इतना अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया एंड आई एम सो 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 हैप्पी कि ये हमारे इतना फ्रूटफुल रहेगा, बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो रात को एक तो लेट खाते हैं। मतलब बहुत जी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने बहुत अच्छे से सजेस्ट की हम लोगों को। जी एंड आई होप सभी लोग इस चीज पे अमल करेंगे और जो योग जी। थेरेपिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए वो आगे इस चीज हाँ को फैलाएंगे। बाकी मैं एक बार पूछ लूंगी कि पार्टिसिपेंट्स में अगर आपको क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मनीषा जी, आपको कुछ पूछना है, पूछ सकती हैं। नहीं, मेरे को नहीं पूछना। अच्छा चलो, आई होप। हाँ, द स्लाइड्स अपने आप में बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। सो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप में चैट में डाल देंगे तो मैं रेखा जी तक क्वेरी फॉरवर्ड कर दूंगी और वो हमें वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेरे को 2-3 चीज पूछनी थी रेखा जी हाँ आपसे। जी मैम एक जी। एक तो ये कि आपने सैचुरेटेड फैट्स कहा कि हानिकारक होते हैं। मैं उसमें मानती हूँ कुछ वाले, बट जैसे हमारा घी है जमने वाला। हाँ, घी घी जो है ना मैम, केवल गोघृत को छोड़कर बाकी सभी घी नुकसानदायक। जो रूम टेम्परेचर पे चीजें जमती हैं वो नुकसानदायक हाँ। होती है। गोघृत एक अपने आप में औषधीय होता है, क्योंकि गौ माता के भीतर एक सूर्य नाड़ी होती है। जो भगवान सूर्य से उन चीजों को, जितनी भी पोषक चीजें अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, वो उनके पूरे दूध में मिक्स होती है। दूध के माध्यम से घी छाछ में आती है और वो औषधि होती है। गोघृत जो है वो पूरा औषधि होता है। इसलिए हमने केवल घी की वैसे चर्चा नहीं की। अगर घी लेना ही है तो बहुत कम मात्रा में हमने बताया, उसको 10 से 15 ग्राम की मात्रा में। और हम्म। गोघृत गर्भवती माँ ले सकती है, अच्छा, वो तो बहुत जैसे सही हमारे, है। जैसे हम मार्केट में और घी होते हैं अवेलेबल, तो उनका फिर हाँ, हम लोग क्या करें? ना उनको बहुत लें कम या मात्रा स्टिल? में लेना चाहिए, कम मात्रा में लेना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। हाँ एक हाँ आपने उसके प्रोटीन्स के लिए आपने चना मूंगफली बताया। तो अक्सर हाँ। मैंने सुना है कि बोलते हैं कि चना मूंगफली खाते हैं तो पेट में दर्द, क्योंकि पच नहीं पाती हैं ये चीजें अच्छे से। तो क्या हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे खाएं या फिर क्या?
देखिए, चने मूंगफली को हम लोग अंकुरित करके ले सकते हैं, भिगो करके। तो भिगोने से उसकी तासीर बदल जाती है। जैसे अगर हमने चना लिया तो चना हमने चना है, सोयाबीन है और अनाज है, वो हमने आटे में भी पिसवा ली तो एक मल्टीग्रेन आटा बना लिया, तो वो उसके माध्यम से भी जा सकती है। और फिर अंकुरित करके भी, हाँ, कई एक बात ये भी है कि अंकुरित भी कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके उपयोग में वो प्रोटीन का कोई और सोर्स जैसे दूध, पनीर, छाछ, दही आदि उपयोग कर सकती हैं। और अगर जिनको सुटेबल है, क्योंकि अंकुरित हमने कर लिया, जैसे मूंगफली है, मूंगफली को भिगो के हमने भिगो लिया, भिगो के उसका प्रयोग करेंगे, चने का भिगो के प्रयोग करेंगे, तो वो चीजें क्या है, हम लोगों को लाभ देंगे। फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम को तो ठीक करेंगे, सारे न्यूट्रिशन की भी पूर्ति करेगी। जितने भी अंकुरित में ही जितने विटामिन होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में अंकुरित में पाए जाते हैं, तो इसके ओके माध्यम ओके, से भी हम ले सकते हैं इनको। ठीक है। और फॉलिक एसिड के एक बार आप सोर्सेज बता दीजिए जो हमारे खाने में अवेलेबल होता है, कि फॉलिक एसिड किससे मिलता है हम लोगों को। फॉलिक एसिड तो वैसे तो मिलता है हम लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियां, और इसमें फॉलिक एसिड ज्यादातर तो हरी पत्तेदार सब्जियों में ही होता है, और कंदमूल जैसी सब्जियों में होता है। लेकिन इसमें अगर इतनी ज्यादा हम लोगों को आदत नहीं है इन चीजों को खाने की, तो फिर फॉलिक एसिड की गोलियां भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला, गर्भधारण से पूर्व, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर जो है उसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जो गर्भस्थ शिशु का जो तंत्रिका तंत्र, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो इसी से बनता है। तो या तो स्वस्थ आहार ले गर्भवती माँ, प्रॉपर हरी पत्तेदार सब्जियां, बैलेंस डाइट ले, संतुलित आहार ले, उसमें सभी चीजों की मात्रा ठीक रखें, और उसमें वो चीजें उनको मिल जाएगी नेचुरल सोर्सेस में। और अगर नहीं लेती है तो फिर उसकी टेबलेट भी ले सकती है 3 महीने पूर्व से, 3 महीने ओके पहले, और बीच में भी ले सकती हैं। जी। ओके, थैंक यू सो मच रेखा जी। बिकॉज अभी मेरे को ना प्रेगनेंसी से पहले के 3 महीने भी बहुत क्रूशियल लग रहे हैं, कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी आपको कुछ भी पूछना हो विस्तार से, आप मेरे नंबर आपके पास है, कभी भी आप बात कर सकते हैं। क्योंकि हमने तो बिल्कुल छोटा सा ट्रेलर लिया था, हमने विस्तार से इसमें कुछ नहीं बताया आज आपको आहार में। जितना समय था उसके अनुसार कवर करने की कोशिश की है। चलिए ठीक है रेखा जी, आपसे हम फिर से कोऑर्डिनेट करते हैं, और जैसे ही मेरे पास कुछ क्वेरीज आती हैं तो मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू। खुशबू जी, यहाँ से आप टेक ओवर कर सकते हैं। प्रीति, अरे प्रीति, कैन यू अनम्यूट? प्रीति एंड वर्षा, कैन यू अनम्यूट एंड देन आस्क क्वेश्चन? बड़े लोग बोलते ओके। हैं कि प्रेग्नेंट। हम्म। सो यस, वर्षा जी, बोलिए। लोग मतलब बड़े लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आपका जो मन करे आपको खाना चाहिए। मतलब अपना मन नहीं मारना चाहिए। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या लॉजिक है, बट आई वांटेड टू नो कि मतलब कोई लॉजिक है इसके पीछे, या जस्ट मिथ है कि नहीं मारना ये चाहिए, कुछ भी मन इसका करे तो बस खा लो। जी मैम, मैं आपको बताती हूँ कि ये बड़े लोगों ने भी अपनी तरीके से ठीक बोला है। उनका कहने का आशय ये है इसके पीछे कि जो गर्भस्थ शिशु है, क्योंकि देखिए, माँ के मन से बच्चे का मन, माँ की भावनाओं से बच्चे की भावना, माँ के विचार से बच्चे के विचार बनते हैं। तो जब तीसरे महीने में गर्भ हो जाता है तो आयुर्वेद के अनुसार माँ को 2 हृदय कहते हैं, 2 हृदय हो जाते हैं उसके, एक बालक का, एक माँ का। तो इसलिए वो बच्चे की अगर अंदर से भी उनको लगता है कि कोई अच्छे बच्चे को कोई ऐसी चीज ना हो जो मां न पहुंचा पाए पोषण से। लेकिन हमको सबसे पहले जो इसमें देखना है कि हम उस चीज को खाएं तो, लेकिन हमारी पचाने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, तो ही वो बच्चे को पोषण मिलेगा सही मात्रा में। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसको पचा कितना पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये खाओ वो खाओ, कोई इच्छा पूर्ण मत रखो। इसका मतलब यही है कि कोई गर्भस्थ शिशु के भीतर कोई इच्छा न रह जाए, ये खाने की, वो खाने की, ये करने की। लेकिन हमको तो आज जमाना बदल गया है, अब चीजें समझदार हो गई। जितना वो बड़े कहते हैं हमने उससे ज्यादा आपको डाइट प्लान बता दिया, सारी रेनबो डाइट बता रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई चीज छूटेगी। सारा हमने कवर कर लिया है, तो बच्चे की कोई इच्छा ऐसी नहीं रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो, घर में ही बच्चे को सब चीजें खाने का टेस्ट पड़ जाएगा। कल हमने डिस्कस किया था ना कि उसके टेस्ट वर्ड्स भी बन जाती 4 महीने के बाद तो उसको सब चीजों को टेस्ट आएगा। तो बाहर जब वो आएगा तो आपको किसी चीज के लिए तंग नहीं करेगा। कई बच्चे कहते हैं ना, फल नहीं खाते, कई खाना नहीं खाते, उनके पीछे रोटी के टुकड़े ले लेके घूमती रहती माताएं, बड़ा परेशान करते हैं, तो उनको 2-2 घंटे में खाना खिलाती हैं। तो वो चीजें से आपको बचाव हो जाएगा। उनको घर में ही सारी चीजों का टेस्ट करा दीजिए। ओके, चलिए, एक थैंक यू। ना वर्षा
हाँ, थैंक यू प्रीति। एक वर्षा का भी क्वेश्चन था कि गर्म तासीर है उनकी और वो हाँ जी, हाँ बाजरा जी। ही खाती है। हाँ। हाँ, प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ कि जैसे गरम तासीर जैसे आपने कहा बाजरा गरम तासीर वालों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे को जैसे वीट से एलर्जी है, तो मैं तो इन्हीं सब चीज़ों की रोटियां खाती हूँ, मोस्टली बाजरा ही लेती हूँ मैं। नहीं, आप समझ नहीं पाए कि गरम तासीर वालों को नहीं खाना चाहिए, वो बात नहीं कही है। हमने कहा है कि जो सब्जी है उसकी तासीर गरम है, क्योंकि हम तो उसकी सामने तासीर वाले की गरम है तासीर और नहीं मेरे पहचान रहे हम। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, कहा मेरी आपने, खुद वीट की की नहीं, मैं खुद की भी बता रही हूँ अपना भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीट से आपको एलर्जी है तो आप चावल है, बाजरा है, वो चीजें ले सकते हो। तो इनकी तासीर गरम बताई गई है। गरम तासीर जो है, मान लो किसी की एसिडिक बॉडी है या किसी को दिक्कत होती है, वो नहीं पचा पाता, वो नहीं खा पाता, तो अपनी सुविधा अनुसार उस अन्न को वो चेंज कर लेता है। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप कुछ सूट नहीं कर रहे तो आप बाजरा, रागी और चावल है, बहुत सारे ऐसे अनाज है जिनको आप ले सकते हो। तो उसमें आपको पूरा पोषण मिल जाएगा, कोई परेशानी। लेकिन ये तो हम अन्न की तासीर बता रहे हैं। अब इस समय में बाजरा क्यों खाया जाता है? गर्मियों में तो बाजरे की रोटी कोई नहीं खाता, क्योंकि गर्मी में गर्म होता है ना, वो गर्मी में और गर्मी उसको हो जाएगी। तो इस मौसम में क्या है कि हम पचा सकते हैं। हालांकि बात वही हो जाती है, इस समय में जठराग्नि भी मतलब इतनी मंद हो जाती है, जठराग्नि भी थोड़ी सी हमारी बंद हो जाती है जाड़े के मौसम में, और हम लोग खाते सारी हैवी चीजें हैं। तो बहुत सोच समझ के आहार के ऊपर हमने काम करना चाहिए। तो बाजरा भी हो, कोई भी चीज हो, सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में ले। जो भी ले तो वो कोई चीज नुकसान नहीं करते। कहते ना, अति सर्वत्र वर्जित। तो अति किसी भी चीज की और अधिक मात्रा में या गलत तरीके से उसका उपयोग किया जाता है तो वो ठीक नहीं होती है। तो चलिए अभी हम यहीं पे एक ही मिनट मैम, समापन करते हैं। मैम एक क्वेश्चन रोहिणी मेरा भी है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? रोहिणी जी, आप ना अपना मैसेज प्लीज ग्रुप में टेक्स्ट कर दीजिएगा, बिकॉज ओके। खुशबू जी बहुत देर से वेट कर रही हैं। हाँ हाँ, तो ठीक, इसलिए मैंने पूछा। ओके मैम, ओके। थैंक यू रोहिणी फॉर अंडरस्टैंडिंग। यस, यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका। और खुशबू जी, यहाँ से आप टेक ओवर कर सकती हैं, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। हेलो विदु जी, हेलो एवरीवन। हाय। तो हाय, मेरा नाम खुशबू है, मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ मेरठ से। उत्तर प्रदेश में एक शहर है मेरठ। तो मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी भी ट्यूटर है बायोलॉजी की। तो और मेरे डॉक्टर रेखा जी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बड़ी फॉलोअर है शांति कुंज की। तो हम बचपन में हमेशा शांति कुंज जाते रहे हैं। तो थैंक यू डॉक्टर रेखा जी। बेसिकली क्या हुआ था ना, जब मैं अपने 10th क्लास में थी, तो मेरे पापा और मम्मी ने मेरे को बोला कि तुम बायोलॉजी लो और बायोलॉजी लेने के बाद डॉक्टर बनना। हमने देखा पापा को कि वो सर्जरी वगैरह करते थे, तो हमने सोचा मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब डॉक्टर वगैरह बनना। तो मैंने मैथमेटिक्स ली, इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं पहली बार घर से बाहर निकली जब मैं दिल्ली आई फॉर द जॉब। तो दिल्ली में आने के बाद ना, वहां का जो एनवायरमेंट था वो मुझसे अडेप्ट ही नहीं हो पाया। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, मतलब या तो मेरे को प्रॉब्लम है, या फिर मैं बाहर का जो पोल्यूशन लेवल है उससे नहीं अडेप्ट कर पा रही हूँ। तो सम इशू वाज देयर, राइट। फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा अबाउट ऑल दीज थिंग, तब मुझे रियलाइज हुआ कि न्यूट्रिशन नाम की कोई चीज होती है। तो वहां से मेरा लिंक कनेक्ट हुआ न्यूट्रिशन फील्ड में। फिर मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन करे अलोंग द वे, पढ़ती रही और उसके बारे में सीखती रही। फिर शादी हो गई, देन आई केम टू बैंगलोर। और जब मैं बैंगलोर में आई, तब यहाँ पे फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके अंदर मैंने पूरी ट्रेनिंग करी। और तब से मैं बैंगलोर में एज अ वेलनेस कोच काम करती हूँ। तो आज का जो मेन टॉपिक हम लोग रखने वाले हैं, हालांकि डॉक्टर रेखा जी ने काफी कुछ कवर करा है ओवर द न्यूट्रिशन। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को उसमें और भी ज्यादा कुछ बताने का ऐसा जरूरत है। लेकिन प्रेगनेंसी में या फिर बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, वो है होलिस्टिक अप्रोच। मतलब हमें संतुलित, सब चीजों को संतुलन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ मैं अपने न्यूट्रिशन पे काम करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने आप को हेल्दी रख सकती हूँ। नहीं, न्यूट्रिशन पे तो काम करना ही करना है, लेकिन उसके साथ मुझे कहीं ना कहीं एक्टिव भी रहना है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी का मतलब है कि अब हम अपने आप को जितना एक्टिव रखेंगे, जितना स्ट्रांग रखेंगे, उतना ही हमारा बेबी भी एकदम, कहते हैं ना कि हाँ एक्टिव बेबी हुआ है, आलसी बेबी नहीं हुआ।
तो हमारे को एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, जब तक मेरा डॉक्टर अगर बोल देता है कि नहीं आपकी प्रेगनेंसी में कुछ इशू है, आपको ज्यादा एक्सरसाइजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बेड रेस्ट करना है, उस केस में डेफिनेटली। लेकिन जो हमारा माइंड, अगर डॉक्टर ने बोला है हाँ आप कुछ भी कर सकते हो, तब हम अपने माइंड में बात रखनी पड़ेगी कि हमें एक्टिव रहना ही रहना है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमें कोई बीमारी है। तो ये एक हैप्पी चीज है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है हमारी एक्टिवनेस, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। सबसे अच्छी जो मैंने चीज देखी है वो होती है हमारी वॉक। अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें उठने बैठने में शायद कुछ हम प्रॉब्लम ना क्रिएट कर ले, हम वॉक कर सकते हैं नॉर्मल, जितना हमारे डॉक्टर गाइड करते हैं। दूसरी चीज होती है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन। तो जनरली क्या होता है ना, अगर प्रेगनेंसी है उस टाइम पर बॉडी, ये चीज हमें समझने का जरूरत है। जो आजकल की लाइफस्टाइल है, हम पॉल्यूटेड एरिया में बैठे हुए हैं, हम जो खाना पीना खा रहे हैं उसमें ही पता नहीं है कितने पेस्टिसाइड्स वगैरह लग कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं गंदे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में हमेशा जाते हैं, और जब हमारी बॉडी काम कर रही होती है तब भी हमारी बॉडी में गंदे गंदे टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं। अभी हमको सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने की रिक्वायरमेंट है, राइट। लेकिन ये बोला जाता है अगर मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे डिटॉक्सिफिकेशन करना ही करना है। अभी डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कह सकते हो कि भाई हमने सिर्फ पूरे दिन सिर्फ फ्रूट्स खा लिया तो हमारा फ्रूट्स डिटॉक्सिफिकेशन था। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर हम पूरा दिन सिर्फ फ्रूट्स नहीं खा सकते, हमें संतुलित आहार रखने की जरूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने डिसाइड करा कि हम 2 घंटे के लिए सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे। तो हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट, ये भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ऐसा करना है। लेकिन हाँ, अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो हम 2 घंटे का एक स्लॉट बना लिया कि हम फ्रूट्स खाएंगे या सिर्फ रॉ वेजिटेबल खाएंगे, या हम आज का टारगेट बनाया हमने 9 गिलास पानी पीना है। जितना हम पानी पियेंगे उतना अच्छा है। तो पानी भी हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स, जितना हम पानी पियेंगे उतने ही हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज होते रहेंगे, है ना। एल्कोहल, हमें लगता है कि चाय पीने से और अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं। कैफीन बिल्कुल, जैसे डॉक्टर रेखा ने बोला, एकदम जीरो। चाय कोई डिटॉक्सिफिकेशन, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि चाय पीते हैं तो हमारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। नहीं, चाय पीने से कोई टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होता, है ना। तो पानी, फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, मतलब बेसिकली विटामिन सी जिसके अंदर है, वो बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और तीसरी और हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में आता है फाइबर। तो जैसे कि कच्चा जब हम सब्जियां खाते हैं, जैसे हमने खाए कुकुम्बर काट लिया, हमने खीरा काट लिया, चुकंदर काट लिया, है ना, टमाटर काट लिए, तो वो सब भी हमारा क्या बना रहा है, फाइबर बना रहा है। जितना भी सैलेड होता है वो फाइबर होता है। और फाइबर हमारे बॉडी में से जो कोलन होता है, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखता है, सारे इंटेस्टाइन्स को, सबको क्लीन रखता है। तो फाइबर भी एक सोर्स है हमारा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। तो मैंने क्या क्या बताया अभी तक, पानी ले सकते हैं, या हम कुछ टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं कि हम 1-2 घंटे के लिए सिर्फ वो खाएंगे। एक हम रॉ वेजिटेबल पे काम कर सकते हैं जो कि हमारा फाइबर क्रिएट करेगा। रॉ वेजिटेबल मतलब सैलेड, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस हो गया, मतलब एक्टिव रहना है। दूसरा, हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एनीवेज डॉक्टर रेखा ने बहुत अच्छा कवर करा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसमें डीपन नहीं जाऊंगी। डेफिनेटली जो उन्होंने बोला है अबाउट दी प्रोटीन, तो हमें प्रोटीन भी ना, ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमने 1 कटोरी दाल पी ली तो प्रोटीन मिल गया। तो हमें ये समझने का जरूरत है 70 से 100 ग्राम तक के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है पर डे बॉडी को, और 1 कटोरी दाल में केवल 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप समझ रहे हैं मतलब हमको कितने, जब डॉक्टर रेखा जी ने बोला कि हमको सुबह सुबह उठकर चने खाने हैं, उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट कवर करा वहां पर कि हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, मतलब जैसे अखरोट, पिस्ता, या आप कह सकते हो अंजीर, बादाम, काजू, इन सबको जितना हम भिगो कर खाएंगे रात भर, उतने ही उसके न्यूट्रिएंट एक्टिव हो जाएंगे और उसका फाइबर उतना ही बढ़ जाएगा। और जो अगर उसकी तासीर गर्म है तो तासीर भी गर्म नहीं रहेगी, मतलब बॉडी में ऐसा गर्माहट नहीं देंगे वो, है ना। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी सोर्सेज हैं जहां हमें लगता है कि हाँ चना गर्म कर सकता है या फिर मूंगफली गर्म, तो हम या तो उनको रोस्ट कर लें या हम उनको भिगो के रख दें रात भर और फिर खाएं। तो उससे एक अच्छा प्रोटीन बनता है ना। प्रोटीन ही बनता है और भी सारे न्यूट्रिएंट एक्टिव होते हैं और फाइबर भी क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं इनफैक्ट बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, जब भी हमें बोलते हैं कि हमें अपना वेट को कम करना है ना, या फिर हमें मेंटेन रखना है अच्छी प्रेगनेंसी लाने के लिए, तो फ्रूट्स के साथ भी ड्राई फ्रूट्स डालने चाहिए भीगे हुए,
दिया उस एक विदु जी, कैन यू हियर मी? हाँ, ओके फाइन, ठीक है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि जब भी हम फ्रूट्स खाते हैं ना, आइडियली मतलब ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम पर भी, नॉन प्रेगनेंसी के टाइम पर भी, फ्रूट्स के साथ हमेशा थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए डाल देने चाहिए काट कर, फिर उसका मिश्रण खाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो फाइबर बना देते हैं, भीगे हुए बादाम, काजू। और जो हमारे नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं वो सिंपल कार्ब होते हैं, जैसे ही वो मेरी बॉडी में जाते हैं तो वो शुगर लेवल थोड़ा सा स्पाइक करते हैं। लेकिन अगर मैंने उसके साथ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए भीगे हुए, तो वो फाइबर रहेगा और वो फ्रूट्स के शुगर लेवल को स्पाइक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का साथ में मिश्रण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर दी हेल्दी लाइफस्टाइल, फॉर दी प्रेगनेंसी, फॉर नॉन प्रेगनेंसी, मतलब फॉर एवरीवन इट्स अ वेरी गुड थिंग, fruits with the dry fruits. Okay, another thing is omega-3 fatty acids is the most important thing for the brain. जनरली जो मिलता है वो फिश में मिलता है, लेकिन आइडियली हमें नॉन वेज कंज्यूम करना ही नहीं है किसी भी उसमें। ऐसा नहीं है प्रेगनेंसी में नहीं, नॉन प्रेगनेंसी में नहीं, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अगर अच्छा सप्लीमेंट कोई मिल रहा है, फूड सप्लीमेंट, देन पर्सन कैन टेक फॉर दी हेल्दी ब्रेन। या फिर जो डॉक्टर रेखा जी ने थोड़ा सा डीएचए वाला पार्ट कवर करा था, दोज ऑल थिंग्स लाइक अखरोट हम ले सकते हैं। बहुत ज्यादा वेजिटेरियन डाइट में ओमेगा 3 नहीं मिलता है, लेकिन अखरोट वगैरह चीजों में मिल जाता है। ठीक है, एक और चीज मेरे को यहाँ पे कवर करनी थी, कैल्शियम और आयरन दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन कैल्शियम और आयरन हमारी बॉडी में तभी सबसे ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है जब विटामिन सी उसके साथ होता है। अगर हम कोई भी कैल्शियम का सोर्स ले रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट भी अगर कोई ले रहा है, तो कोशिश करो कि उसको नींबू का पानी बनाकर, थोड़ा सा नींबू डालकर उस पानी के साथ खाओ, तो हमारा कैल्शियम बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होगा। तो कैल्शियम एंड आयरन विद विटामिन सी। अनदर थिंग, कैल्शियम एंड आयरन वी कैन नॉट टेक इट टुगेदर। कभी भी कैल्शियम और आयरन को एक साथ नहीं लेना है, वो एक दूसरे को काटता है, कह सकते हो आप, है ना? नहीं तो कैल्शियम और आयरन एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। एंड ब्रोकली अगर कोई खा सकता है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स, विटामिन ए, विटामिन सी के, मतलब काफी सारी फॉलिक एसिड्स, बहुत सारी चीजें कवर करता है ब्रोकली, है ना? तो यहाँ पर एक ये ठीक है। अच्छा हाँ, जो ये हम बोलते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना है ना, हमें मछलियां नहीं खानी है, चिकन वगैरह नहीं खाना है, तो मैं ना सिंपल यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हालांकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और साउथ इंडिया में जहां मैं रहती हूँ बहुत सारे लोग नॉन वेज के आदी होते हैं कि वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन सिर्फ एक चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, आज से 100 साल पहले लोग घर में ही मुर्गी मुर्गा जो भी उगाते थे और उनको काट कर उसका चिकन बनाकर वो खाते थे। या फिर घर में ही गाय होती थी, उन्हीं का दूध आता था, मतलब घर में लोग पीछे अपने दूध निकाल रहे हैं, उसी को फ्रेश दूध पी रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम नोट करते हैं, तो ना तो हमें ये पता है हमारा दूध कहाँ से आ रहा है, और ना ही हमें ये पता है हमारा नॉनवेज कहाँ से आ रहा है। रीजन क्या है? अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई चिकन, मतलब छोटा बेबी आया, वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है और उसको मार काट कर मार्केट में बेच देते हैं। एक तो वो वाली बात होती है, जैसे थॉट प्रोसेस होती है, जब वो मर रहा होता है तो वही वो एक पॉइंट हुआ है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, आजकल लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन डालते हैं, हार्मोन इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर, ताकि मेरा चिकन बहुत जल्दी ग्रो हो जाए और वो उसको मार्केट में फिर सेल कर पाए जल्दी से जल्दी। सेम तो सेम एस्ट्रोजन हार्मोन जो उसके अंदर इंजेक्ट हुआ था, वो मेरी बॉडी के अंदर भी जा रहा है, और एस्ट्रोजन इज नथिंग बट दी फीमेल हार्मोन, और हार्मोन इम्बैलेंस वहां से होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली नो 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 नो, कोई नॉनवेज नहीं, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर ऑल्सो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड कि अगर हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां से क्रिएट हो रही है ना? सेम फॉर द मिल्क। मिल्क में भी जैसे माय फादर वर्क्स इन अ विलेज एरिया, तो वहां से दूध आता है हमारा, तो पापा ये बताते हैं कि आजकल लोग इंजेक्शन डालते हैं गाय ताकि वो ज्यादा मिल्क दे। तो सेम, तो ऐसा नहीं है कि हम, अगर दूध भी बहुत अच्छा सोर्स बताया गया है प्रोटीन का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पर यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हमारा दूध एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, हम कौन सा दूध पी रहे हैं, है ना? तो ये चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक
ठीक है. I think I have covered most of the points. Yes, Dr. Rekha ji covered about what the things which we have to avoid, like the alcohol या फिर excessive caffeine हमें नहीं ले सकते हैं, non-veg and all, right? ठीक है, right? Okay, so 3 pillars we have covered as of now. Exercises. Number 2 is the detoxification. Number 3 is the nutrition, and number 4 and the important thing is the sleep. तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें सोने से पहले और सोने के 1 घंटे बाद कोई फोन, कोई डिजिटल डिवाइस यूज नहीं करनी. हमारी आंखों के लिए वो चीज अच्छी नहीं है. और स्पेशली कोशिश करनी है जब हम सो रहे हैं तो हमारे रूम में हर समय अंधेरा हो. अंधेरा मतलब कंप्लीट अंधेरा. क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम रात में सोते हैं और हमारी आंखों के सामने 100% जब डार्कनेस होती है, तब मेरी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन. और वो मेलाटोनिन हार्मोन हमारे बाकी सारे हार्मोन को बॉडी में बैलेंस करके रखता है, इतनी ताकत होती है. कोर्टिसोल लेवल जो होता है, जो स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है, अगर मेलाटोनिन हमारा अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कोर्टिसोल लेवल को नीचे ले आता है. कोर्टिसोल मतलब कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं उस टाइम पर वो हार्मोन बढ़ता है. लेकिन अगर हम अपने स्लीप वाले पार्ट को अच्छा कर लें, मेलाटोनिन को अच्छा कर लें, तो कोर्टिसोल भी नीचे की तरफ आने लगता है ना. तो इसीलिए क्या, अगर रूम में जैसे हमारा घर पे नीचे काम चल रहा है तो ऊपर उजाला आता है, मतलब कर्टेन डालने के बाद. सो व्हाट आई डू, मैं एक कॉटन का कोई भी कपड़ा रैप कर दिया. किसी के पास अगर आईपैड है तो उसको वो रैप करके तब सो सकते हैं. मतलब आंखों के सामने कंप्लीट डार्कनेस होती है फॉर दैट मेलाटोनिन हार्मोन. क्या हम बोल सकते हैं कि यार 7-8 घंटे की नींद लेनी है और मैं 12 बजे सोकर सुबह के 9 बजे उठ जाती हूँ? हाईली नो. आपको रात को 9-9:30 बजे तक सोने की पूरी प्रैक्टिस करनी है और मॉर्निंग में 5 o'clock के आसपास उठने की कोशिश करनी है ना. 7-8 घंटे की नींद लो, लेकिन अच्छे साइकिल में लो. दिन में सोना, रात में जागना, वो सब चीजें हमें नहीं करनी है. ठीक है. थोड़ा सा अगर स्ट्रेस किसी को रहता है, ऑब्वियसली स्ट्रेस अच्छा नहीं है किसी की भी बॉडी के लिए, तो हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा मेडिटेशन या फिर आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसका थोड़ा ध्यान पाठ करने की कोशिश करनी चाहिए. जैसे कि मैं आपको सोने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ आज भी 15 से 20, और मुझे वही पढ़ते हुए नींद आ जाती है. या फिर कुछ लोगों को मैं बोलती हूँ जो वो कोई पाठ वगैरह नहीं करना चाहते थे, तो आप 100 से लेकर 1 तक की उल्टी काउंटिंग करो, राइट. या फिर आप कह सकते हो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं हमको कुछ सुनना है तो जनरली जो मैं रिकमेंड करती हूँ, योग निंद्रा रिकमेंड करती हूँ. तो योग निंद्रा यूट्यूब पे आप डाल के देख सकते हैं. योग निंद्रा एक मेडिटेशन है जो सोने से पहले जनरली लोग करते हैं. तो वहां से थोड़ा सा आप स्लीप एंड स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली अगर हम इन 4-5 चीजों पे एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो ये हमारे संतुलित जीवन है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, होलिस्टिक अप्रोच है. तो हमें सब चीजों को बैलेंस करके ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है. जो हम करेंगे डेफिनेटली हमारे बेबी में भी वो आदतें आएंगी ही आएंगी, राइट. तो आई थिंक यस, आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्रॉम माय साइड. यस विद्युत जी. ओके, थैंक यू सो मच खुशबू. आई टोटली अंडरस्टैंड कि रेखा जी को सुनने के बाद आपको कंट्रीब्यूट करने में थोड़ा रहा होगा, बट आपने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छे से सबमिशन किया है इस चीज का. तो यहाँ पे आपने काफी सारी चीज कही है, उससे बस मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि योग के थेरेपिस्ट के भी हैं. जैसा आपने कैल्शियम और आयरन बताया कि साथ साथ नहीं लेना चाहिए, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको कभी पालक पनीर नहीं खाना चाहिए, because it is a worse combination of calcium and iron. So ये डाइजेशन आपके हमेशा दिक्कत करेगा. तो आप सोचे टेस्ट के लिए कि चलो मैं मिक्स करती हूँ पालक पर, बट प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट. तो इस तरह कॉम्बिनेशन. हाँ, और खुशबू जी ने बताया कि आपका योग निद्रा के लिए मैं आपको, हालांकि हमारा योग थेरेपी का सेशन होगा, बट स्टिल यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जैसे YouTube से सुनते हैं तो एक तो हमारा श्री रविशंकर जी हैं, आप जब उसमें सर्च करेंगे तो श्री रविशंकर जी योग निद्रा करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा. और सेकंड एक सत्यानंद सरस्वती जी हैं बिहार स्कूल ऑफ योग से, उनकी 45 मिनट्स की वीडियो है, आप उसको भी सुन सकते हैं. इसके अलावा और भी सजेशन दिए जाएंगे योग थेरेपी के सेशन में, पर अभी के लिए तो ये 2 सजेशंस की आप योग निद्रा इनकी सुन सकते हैं. तो जैसे कि मेलाटोनिन के बारे में बात की,
काउ मिल्क की बात की कि उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनका मिल्क प्रोडक्शन, बिकॉज हमारे अंदर भी मिल्क प्रोडक्शन ऑक्सीटोसिन से होता है, तो काउ के अंदर भी जो मिल्क प्रोडक्शन है तो उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन के उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं. जस्ट बी अवेयर फ्रॉम द वेयर योर मिल्क इज कमिंग. एंड मेलेटोनिन के बारे में बताया उन्होंने हार्मोन के. एब्सोल्युटली आपको 100% अंधेरा चाहिए व्हेन यू आर स्लीपिंग. एंड ये हार्मोन आपका रिलीज होता है पिट्यूटरी के भी 3 सेगमेंट बताए गए हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक मिडल होता है. तो मिडल से कहा जाता है कि मेलाटोनिन रिलीज होता है. तो अब योग थेरेपी जब हम करेंगे तब भी हम इस वाली ग्लैंड के ऊपर वापस आएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ये कौन कौन से ऑर्गन से होती हैं और क्या क्या चीजें हैं. तो खुशबू जी, यू रियली वेरी नाइसली यू समड इट अप एवरीथिंग. और रेखा जी ने जो बताया, आपने बताया, एक बहुत अच्छा पैकेज बना दिया आप लोगों ने जो हमारे न्यूट्रिशन का. एंड आई रियली विश एंड होप कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इस चीज को अमल करेंगे. तो अभी मैं एक बार चैट बॉक्स में जाती हूँ. आई हैव ओके दिव्या, चलो दिव्या जी का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम लेंगे. एंड वर्षा जस्ट ओह सो खुशबू, थैंक यू सो मच रेखा जी फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग जी। अस. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है अभी तो पूछ सकते हैं, कुछ और मेरे पास जानना एक है. मैसेज है मैम देने के लिए विदु जी। पहले तो मैं हाँ खुशबू जी. का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, इसने बहुत अच्छे से बड़े प्रेम से चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर इतनी अच्छी चीजें बताई हम सबको। और निश्चित रूप से क्योंकि दोनों का पार्ट एक ही था, आहार और एक दूसरे के साथ उसका जुड़ने से संबंध होना स्वाभाविक ही रहा है, और फिर भी उन्होंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया। और आपको एक मैसेज में बताना चाहूंगी कि हमारी ना एक 10 दिन की वर्कशॉप जो है गर्भ संस्कार के ऊपर होगी शांति कुंज हरिद्वार से, वो 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होगी। और इसको आप सभी लोग देखेंगे, मैं इसके आपको पार्ट्स बता देती हूँ इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा। तो जो जिनका हम जिक्र करते हैं, डॉक्टर डॉक्टर प्रणव पंडा जी जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, और शैल जी जो हैं, शैल जी शांति कुंज से इस कार्यक्रम की ओपनिंग करेंगी 12 तारीख को। और उसी दिन जो है पूरा साइंस जो है गर्भ का वो डॉक्टर गायत्री शर्मा जी लेंगी, जो हमारे आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी की प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं, हेड है वो। और 13 दिसंबर को जो है गर्भावस्था में योग्य आहार डॉक्टर रानी भूतड़ा जी हैं, वो इस पे लेंगी। उनकी तो स्लाइड और भी मतलब जबरदस्त है। तो इसमें डाइट पे वो कि सबका अपने अपने तरीके से होता है, तो डॉक्टर रानी जी से बताएंगी, नागपुर से हैं वो। 14 दिसंबर को दिव्य संतान प्राप्ति के लिए जीवन शैली में बदलाव, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो दिव्य संतान के लिए कैसे होनी चाहिए, डॉक्टर अनीता शरण जी बताएंगी। और तनाव मुक्त गर्भकाल, स्ट्रेस फ्री प्रेगनेंसी जो है, और जो डिलीवरी इसके ऊपर, और आसन, ध्यान और प्राणायाम के लिए डॉक्टर तनु वर्मा जी है मुंबई से, वो बताएंगी। 16 दिसंबर को गर्भावस्था प्रसव पीड़ा के दौरान जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए वो बताएंगी। और 17 तारीख को गर्भावस्था में घरेलू उपचार, मतलब इसमें नेचुरोपैथी की डॉक्टर हैं डॉक्टर अलका गुप्ता जी नागपुर से, वो बताएंगी। और स्तनपान के लिए, शिशु के लिए स्तनपान के लिए और उसके महत्व और उसकी साइंस पूरा इसके ऊपर बताएंगे डॉक्टर माधुरी जी नागपुर से हैं। और गर्भ संवाद डॉक्टर मधु अग्रवाल जी अकोला से, वो बताएंगे गर्भस्थ शिशु से कैसे बातें करनी चाहिए गर्भकाल के दौरान। और गर्भ संस्कार भी इसमें कराया जाएगा। जो भी अपनी बहनों ने आज इस वर्कशॉप को अटेंड किया है, अगर उसमें से किसी का 3रा महीना पूरा होना जा रहा है या 9 महीने में भी कौन सा भी टाइम चल रहा हो, तो 9 महीने से पहले पहले कभी भी करा ले। सही समय 3 महीने समाप्त होने, 4थे महीने शुरू होने पर है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कभी भी करा सकती है 9 महीने में। और फिर जो है प्रसव के उपरांत माँ और बच्चे की देखभाल, डॉक्टर मंगला पाटिल जी मुंबई से हैं। प्रसव के उपरांत मतलब पोस्ट डिलीवरी जो है, पोस्ट नेटल केयर भी सारी डॉक्टर मंगला जी बताएंगी। और डेली जो प्रश्नोत्तरी है उसमें डॉक्टर गायत्री दीदी तो होंगे ही, डॉक्टर संगीता सारस्वत जी होंगे कानपुर से, डॉक्टर अनीता शरण जी, डॉक्टर मंगला पाटिल जी, इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो इस कार्यक्रम को करेंगे। क्योंकि हमने भी अभी कुछ दिन पहले ही किया है, हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा था विदु जी। और खुशबू आपको बताएं 80,000 लोगों ने इसको देखा था। AWGP की वेबसाइट पे भी ये लाइव चला था। और ये सारे सेशंस जो मैंने बताए ये सारे हमारे पास इसके रिकॉर्डिंग्स भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इसको लिया था। तो आप लोगों, अगर आपका सबका समय लगता है, मैं आपसे सबसे लिंक शेयर जरूर कि आपको
कर दूंगी, आप विदु जी सबको दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएं, ये हम लोगों को अच्छा लगेगा सभी को ही ना। तो आपका बहुत बहुत बिल्कुल सर, धन्यवाद विदु जी, आपने अच्छी अवसर आपने दिया। इंफॉर्मेशन आपने शेयर की रेखा जी। इसके लिंक जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज हाँ बिल्कुल। डेफिनेटली हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे हाँ इस टाइप का, क्योंकि काफी डिटेल्ड आपने काफी सारी चीजें बताई इसमें, तो काफी सारी चीजें हाँ कवर की जाएंगी। तो डेफिनेटली प्लीज इसका लिंक शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी बिल्कुल जी। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आप अपने क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं रेखा जी तक डायरेक्टली उसको भेज दूंगी, और आप फिर और उनका जो रिप्लाई होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे ज्यादा धन्यवाद रेखा जी और खुशबू जी, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और फिर हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने सोचा इसके बारे में और चाहा कि इस तरीके की उन्हें कुछ जीवन शैली, इस तरीके की चीजें अपनानी है अपने अंदर भी, साथ में उनके पास जो और उनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत बहुत लोगों धन्यवाद। को। मिलते हैं 4 बजे। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स आंचल, थैंक्स जयश्री, थैंक्स खुशबू, थैंक्स रश्मि, थैंक्स रोहिणी जी, थैंक्स सिद्धू, थैंक्स नेहा, थैंक्स विशाल। आप स्क्रीन पर टैप करेंगे एंड डिस्कनेक्ट कर जाएंगे।